सलाम एंड वेलकम टू नाज़क मोड़। मेरा नाम अंबरहीम शम्सी है और हस्बे मामूल मेरे जो को होस्ट हैं उजैर यूनिस भी साथ हैं। क्योंकि हर हफ्ते इतनी सारी नई डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, समटाइम्स अ लिटिल बिहाइंड। जाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिसमेंटलिंग का प्रोसेस है वो और भी वाजे हो रहा है। जब फवाद चौधरी जिन्होंने कहा था कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, दावा किया गया सद उमर से भी बातचीत हुई थी उनके साथ, इमरान इस्माइल और उनके साथ एक और कराची के बहुत अहम इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन महमूद मौलवी भी साथ थे। और ऐसा ही लग रहा था कि एक किंग्स पार्टी बनने वाली है। दैट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन ऑल वीक राउंड। लेकिन साथ साथ नई कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी साथ हुई हैं और एक सरप्राइज एंड नो सॉर्ट ऑफ जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो परवेज खटक और असद कैसर तो बहुत खामोश रहे। परवेज खटक की बहुत ज्यादा ब्रीफ किस्म की थी। उन्होंने तहरीक इंसाफ तो छोड़ी नहीं है और वो भी कड़ी हम जोड़ेंगे कि वो उसका क्या मतलब हो सकता है। साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा विकेट जो गिरा था वो उस्मान बुज़ार का था। नो सरप्राइज इज देयर रियली। आई थिंक सरप्राइज तो यही था कि वो अभी तक गायब कहाँ थे और रूनुमा क्यों नहीं हुए थे। पर दूसरी तरफ आई थिंक द अदर सॉर्ट ऑफ जस्ट पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल, परवेज इलाही की गिरफ्तारी और उसके साथ साथ अभी तक उनको दोबारा से रिहा कर दिया गया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। खड़े हैं वो डट के कप्तान के साथ। पर ऑल्सो आई थिंक हम प्रोग्राम में आईएमएफ बजट नेक्स्ट वीक इज एक्सपेक्टेड, उस पर भी बात करेंगे। अभी तक तो यही खबरें सुन रहे हैं। उजैर के नई हुकूमत आएगी तो आईएमएफ के साथ डील करेगी। अब इनकी बस की बात नहीं है। ह्यूज ट्रेजेडी इन इंडिया, ट्रेन क्रैश, hundreds of people killed, probably one of the worst train accidents in India's history. So that was another big one. और साथ साथ the winners and losers. So Uzair, what's your take on the week in PTI politics? And I think उसके background में भी बहुत सारी जाहिर है, which I didn't mention, which I should now that I'm throwing this at you. जहांगीर तरीन मुलाकातें, वो बार बार मीडिया में टिकर्स भी चलवा रहे हैं कि इससे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात हुई। फिर किंग्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाने की कोशिश फवाद चौधरी के जरिए और उन दीगर फॉर्मर मेंबर्स के जरिए। और फिर साथ साथ यू नो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो बलूचिस्तान में कोशिश कर रही थी, अब दोबारा पंजाब में भी कुछ उनके पास भी विकटें आई हैं, बचा कुचा माल जो है वो भी आया है। उन पे भी बात करते हैं। सो अंबर, पहले तो शुरू करते हैं वसीम अकरम प्लस की रिटायरमेंट से। तो बड़ी जिनसे विकेट। जिनसे सबसे ज्यादा वफादारी की वही बेवफा निकले इवेंचुअली। तो खान साहब ने साला साल प्रेशर बर्दाश्त किया अपनी पार्टी के अंदर का, जनरल बाजवा का, सेम मीडिया का पेज, मीडिया का, मीडिया का अपने पीपल लाइक इरशाद फाइनेंसियर्स का, भट्टी जो अपने फाइनेंसियर्स का। फाइनेंसियर्स का, पीपल लाइक इरशाद भट्टी जो हैज ऑलवेज यूज्ड टू डिफेंड खान, उस पे भी वो भी बिल्कुल। इमरान रियाज खान who unfortunately I will also say is still we don't know where he is. तो खान साहब ने वफादारी की बुजदार साहब के साथ, लेकिन बुजदार साहब जो हैं वो एक महीने के अंदर ही जो है वो बेवफा निकले। आफ्टर May 9, आज June 4 है, तो अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी तेज़ी से उन्होंने भी रिटायरमेंट दी। फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया तो वो उनसे मुझे याद आया कि शोएब अख्तर जो हैं वो भी बड़ी रिटायरमेंट्स देते थे जब उनकी नाराजियां बढ़ जाती थी। लेकिन फिर पीसीबी चीफ, मुझे याद है बचपन में तौकीर जिया की हेडलाइन लगती थी कि उन्होंने मुलाकात की है शोएब अख्तर से, तो शोएब अख्तर स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा के खेलेंगे। तो फवाद चौधरी भी वो जो तो है वो हमेशा चीफ है, वो तो हमेशा चीफ ही हो सर। एग्जैक्टली तो वो चीफ जो है वो क्रिकेट में भी जनरल साहब ही थे उस वक्त, तो अभी भी जो है वो जनरल साहब ही इंजेक्शन लगवा के खिला रहे हैं, लड़कों को मैदान में उतार रहे हैं। बट आई थिंक टू couple of things before I want to look at these developments from the perspective of the PDM। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें ऑडियंस के लिए जरूरी हैं। वी sort of touch on गार्डियन में एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी आई। The most concerning element in that story was there was a PTI leader who's off the record talked about his own ordeal or their own ordeal, कि उनको उल्टा लटकाया गया, फिर उनको मारा गया, उनके बच्चों को धमकाया गया कि पार्टी छोड़ो वरना हाल तुम्हारे बच्चों के साथ और तुम्हारे खानदान वालों के साथ जो कुछ होगा
So then they were coerced. It's heinous, it's condemnable, it's coming out of the Guardian, which means you'll see verification, even though it's off record source, which makes total sense. It's shameful that this is what it has come down to, number one. नंबर टू, यास्मीन राशिद के ऊपर जो केस लगाया गया उसको एंटी टेरर कोर्ट ने थ्रू इट आउट, और बड़ी मजाक खेज पंजाब पुलिस की रिप्लाई थी खान साहब को कि हम साइंटिफिक एविडेंस या पता नहीं प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. यूर रोलिंग योर आईज, आई रोल्ड माई आईज व्हेन आई रेड इट. इट्स रियली अगेन कंडेमनेबल के इस तरह से जो है वो लोगों को जो है फंसाया जा रहा है केसेस के अंदर. ये पहले भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, और आने वाले दिनों में भी ठीक नहीं होगा. और तीसरी, आज की जब मैं सुबह उठा तो खान साहब ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने फिर कहा है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस सबके पीछे है, वो चाहते हैं कि मेरा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, और इसके पीछे ये सब है. और फिर उन्होंने कहा कि इशू क्या था या क्या है, तो उन्होंने कहा इशू यही है कि मैंने मुनीर साहब को DGISI से निकाला, तो उनसे जब पूछा कि क्यों, तो ही सेड ही वाज अनहैप्पी विद द वे इट वाज बीइंग रन. उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा. यानी कि जिस तरह ऐसा चलाई जा रही थी. क्या क्या गलत कर रहे थे? क्या क्या मोटिवेशन कम थी आईएसआई में? क्या वो मीटिंग्स कम कर रहे थे? क्या डिप्लॉयमेंट्स ठीक नहीं थी? बिल्कुल, व्हाट वाज वो रॉन्ग? नहीं बताया. अच्छा, अब इसके अंदर ये मैं इसलिए रेस करता हूँ पॉइंट, क्योंकि देखें, चाहे आप हो, मैं हूं, और भी लोग हों, काफी टाइम से बात करते आए हैं कि वजीर आजम की सवाबदीद होनी चाहिए. जर्नैल कौन सा कहाँ लगे, कहाँ अपॉइंटमेंट हो, कहाँ नहीं हो. अमेरिका के अंदर मुझे याद है एक दफ़ा, आई थिंक वो स्टैनली मैक्रिस्टल, उसने कोई रोलिंग स्टोन को इंटरव्यू दिया था जिसपे उसने ओबामा की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था. बट ही वाज सर्विंग अंडर ओबामा एंड ही वाज आस्क्ड टू लीव हिज पोस्ट, राइट? तो दैट्स हाउ इट शुड बी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज ए वजीर आजम उनको निकालें और फिर अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में भी ना लें कि क्यों निकाला. तो ये आज तक खान साहब खुल के बात नहीं करते कि वजह क्या थी, और उनको करनी चाहिए ये बात खुल के, क्योंकि उनकी सवाबदीद थी एज वजीर आजम निकालना उनको. That's a problem, right? And that's why I do sometimes struggle to believe him. He uses a partial truth when I think it would serve him better to fully come out, right? Or जाहिर है बहुत सारी कयास आराइयां हो चुकी हैं. वेरी गुड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान डू क्लेम कि खान साहब ने उनको इसलिए हटाया था क्योंकि वो कुछ शायद सबूत लेके गए थे बुशरा बीबी और फराह गोगी के बारे में. एंड वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट डजंट मैटर. द पॉइंट इज कि इफ Imran Khan himself says clearly, well, this is why he was removed, I think it would make everybody's life a little bit easier as well, including for himself. आई फुली एग्री. इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, वो ये कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में जो रूलिंग इलीट है वो सच नहीं बोलते. वो इतना झूठ बोलते हैं हम पब्लिकली, प्राइवेटली, कि अब पाकिस्तान में रहने वालों को, जो शहरी हैं या जो लोग एनालाइज करते हैं पाकिस्तान को बाहर बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के, इट्स वेरी हार्ड टू नो कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतना झूठ कहते हैं लोग. जरूरी बिल्कुल. है इस क्राइसिस से निकलने के लिए कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो लोगों से सच्चाई कही जाए कि तमाशा चल क्या रहा था पिछले 10 12 15 सालों में. जब तक आप सच्चाई से आवाम को बताएंगे नहीं कि तमाशा था क्या, और कौन किस तरह की गेमें खेल रहा था और क्यों खेल रहा था, और फिर जाके बात अकाउंटेबिलिटी की होती है ना. पहले तो आपने सच्चाई बतानी है. तो अभी तक चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो बाजवा साहब हों, चाहे वो फैज साहब के लोग हों, चाहे वो वावडा टाइप के लोग हों, वो पूरा सच नहीं कहते. नवाज शरीफ, चाहे आसिफ अली जरदारी, I'm gonna add these names as well, क्योंकि वो लोग भी खुलकर तो नहीं बताते. इट इज बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग मल्टीपल सोर्सेज, जिससे हमें कुछ मालूम होता है. कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर जब यहाँ के आईजी सिंध को उठाया गया था इंटेलिजेंस की तरफ से, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरवीन किया था डायरेक्टली, but we don't know exactly what happened, who was the officer. That kind of lack of transparency. I don't know if this is not sustainable for anyone, and I think that's what obviously worries us. So जैसे हम बहुत एक साल से, it's been my position, I think that there would be violence, and it did happen. और फिर उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं. दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये जो faith in the system, faith in the country, this general hopelessness, जिसमें सियासत भी है, जिसमें मईशत भी है,
अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिम्स जो है वो दुरुस्त हो, the only way right now is a little bit of honesty, and it could just take one leader to do that. I agree. So I think that's where I wanted to start. अब आ जाते हैं कि looking at this from the PDM's perspective, I think मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में या हफ्तों में पीडीएम में फूट पड़ने वाली है। और फूट इस वजह से पड़ने वाली है, ये हम पहले भी देखते हैं। अगर आप फिक्शन पढ़ते हैं मिडीवल एरा का या मिडीवल तारीख पढ़ी हुई है, तो जंग के बाद जो लड़ाई होती थी वो वॉर बूटी के ऊपर होती थी कि किसको कितना जो है वो सोना चांदी मिलेगा, जमीन कितनी मिलेगी। तो अब जो है वो जमीन की लड़ाई नजर आ रही है। साउथ पंजाब में जरदारी साहब इज पिकिंग अप द पीसेस। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बाप पार्टी को एक तरह से इंटरनलाइज कर लिया है पीपल्स पार्टी के अंदर। जहांगीर तरीन का आपने कहा कि वो टिकर विकेट चला रहे हैं, कभी किससे मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसी और से कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, राइट। इसी तरह फवाद चौधरी टाइप लोग हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। डॉन के जो आई थिंक इस्माइल खान साहब हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर के, उनका मैं ट्वीट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि परवेज खटक एंड कंपनी का भी यही मसला है कि अगर वो डिफेक्ट करते हैं तो आने वाले सिस्टम में उनको क्या मिलेगा। तो वहां अगर कुछ मिलता है तो मौलाना साहब जाए तो नाराज हो जाए जाएंगे। कहाँ, जाए तो बिल्कुल, जाए कहाँ, या बिल्कुल। तो वहां कुछ मिलेगा तो मौलाना साहब नाराज हो जाएंगे। अगर पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन के साथ कोई सेटिंग होती है तो मरियम नवाज का जो, और नवाज शरीफ की पार्टी का, पीएमएल नून का जो एक मिसट्रस्ट है फौज के साथ, वो वापस बाहर उभर के सामने आ जाएगा। और अगर आप पीपल्स पार्टी को ज्यादा देते हैं लीवे जोड़ तोड़ करने का, तो फिर आपको कराची में एमक्यूएम गले पड़ जाएगी, और पंजाब में ऑब्वियसली बोथ द किंग्स पार्टी एलिमेंट्स एज वेल एज द नून एलिमेंट्स आपके गले पड़ जाएंगी। तो मुझे तो एटलीस्ट अंबर ये लगता है कि अब अगर हम एनालिसिस करना शुरू करें पीटीआई के बाहर की तरफ से, तो अब क्योंकि एक तरह से खान साहब को साइडलाइन कर दिया है और खान साहब खुद भी मान चुके हैं कि अब उनकी कहानी आर्मी ट्रायल की तरफ जा रही है, जो कि बाय द वे आई थिंक वुड बी अ डेंजरस थिंग टू डू। बट अगर वो उस तरफ जा रही है, इफ यू लुक एट आवर एनालिसिस ऑन द अदर साइड, जो विक्टर्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के फॉर द टाइम बीइंग, वो भी एक कोalition है, और वो एक कोalition यूनाइट थी एंटी इमरान एजेंडा पे। तो अब जब एंटी इमरान एजेंडा फुलफिल हो चुका है, तो अब पावर, बारी आएगी उनकी that is the अपनी power. लड़ाई के अंदर। एग्जैक्टली, Yeah. एग्जैक्टली। सो आई वंडर So व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। yeah, so a few things. I think it's interesting. मेरी कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं का कराची और सिंध के हवाले से क्योंकि बात हुई थी, और कराची में आपको पता है कि पिछले 2018 के इंतखाबात थे, उसमें अ, शहबाज शरीफ और एक दो और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स थे, दे एक्चुअली पुट अप अ pretty good fight. शहबाज शरीफ का तो मेमोरेबली ऑब्वियसली फैसल बाउडा के खिलाफ था, और ही लॉस्ट बाय ओनली अ फ्यू हंड्रेड, राइट। और वो धांधली और भी हो मिफ्ता सकती इस्माइल को मेमन कंस्टिट्यूंसी से हरवाया गया था, पर ये बात हम नहीं भूलेंगे। थी। एग्जैक्टली। हाँ, मेमन मेमन एग्जैक्टली, आप लोग याद रखें, भूल मत। पर हियर्स द पॉइंट कि वो मुझे बताते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कुछ रहनुमा हैं कि दे हैव ऑलवेज एक्चुअली बिकॉज ऑफ देयर अलायंस विद द पीपीपी, और खास तौर पे खान साहब जब इक़्तिदार में थे और अब क्योंकि हुकूमत में है, दे हैव ऑलवेज रिफ्रेन्ड फ्रॉम रियली परस्यूइंग कराची एंड सिंध। लेकिन अब जाहिर है क्योंकि अब नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि साउथ पंजाब में 2008 में सक्सेसफुल रही थी टू कम बैक इनटू पावर वाया साउथ पंजाब, दोबारा से लोग उनके पास जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बचे कुछ। सो नून भी देख रही है कि मे बी वी कैन आल्सो वेंचर इनटू सिंध एंड कराची। माय ओनली थिंग प्रॉब्लम ओवर देयर इज कि वहां उन्होंने स्पेस इतना खाली छोड़ा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कि मे बी इट लिटिल टू लेट। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से पंजाब में इंतहाई कमजोर है, टीएलपी को ज्यादा वोट मिले। बहुत सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट थे वो पीटीआई को भी चले गए, बट उनके पास फिर भी कुछ रास्ता ज्यादा है बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर दे, और कंटेस्ट करते रहे। सो आई पर्टिकुलरली इन थिंक साउथ पंजाब। particularly in South Punjab. Zahir hai unki जैसे हिना रबानी खान है, for instance, also South Punjab. There's others. I mean, it's not impossible. So that's the 2008 formula. So I think ये जो लड़ाई झगड़े की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई के जो एक्स मेंबर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल है, जहांगीर तरीन के लिए भी मुश्किल है, और ये जो बाकी बची कुची जमातें उन सब के लिए मुश्किल है।
एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सीट एडजस्टमेंट. Everybody wants some kind of winning formula in every constituency. We also haven't tested कि ये जो अब 1 साल के बाद इमरान खान साहब के बयानिए के बाद किस हद तक वोटर आएगा, किसको मुतहरिक करना है, और डू वी रियली बिलीव कि अभी तक बिरादरी और ये वाली हर हलके में वही होगा जैसे पहले पुराना, so there's a lot of uncertainties for everyone right now. I think interesting आपने जिक्र किया था मौलाना फजल रहमान का, और उन्होंने अभी ब्यूरोक्रेसी में, ये जो निगरान हुकूमत है, अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ केपी रिपोर्टर्स, ब्यूरोक्रेसी में अपनी बहुत भर्तियां और कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश की है. जब पीडीएम भी बनी थी, उनको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मोहसिन दावड़ और ऐसे लोगों के खिलाफ हो गए थे, बल्कि उनको एक्सपेल भी किया गया था, इफ यू रिमेम्बर. सो आई मीन वेरी जेलसली गार्डिंग केपी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो उन्होंने स्पेस खो दी थी टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब खुल गई है. तो सारे कंपेरेटर्स जो है ना, उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए. परवेज खटक की क्या मुश्किल है. ही कम्स विद अ सॉलिड रिकॉर्ड, हिज पॉलिटिकल रिकॉर्ड. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, डायनेस्टी है, there are people with him, but again, where does he go? Which is why there is this floating this idea कि तहरीके इंसाफ और इमरान खान की गुडविल को कंटिन्यू करें, उसका नाम बरकरार रखें, and yet get some votes, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है. I mean, it sounds like a formula that will fail, to be honest, already, because इमरान खान का वोट है, टू बी ऑनेस्ट. उनको भी पता होना चाहिए. वो तो हमेशा ये कहते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी. सो आई डोंट नो व्हाट फूड्स पैराडाइज आर लिविंग इन. मे बी दे एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा उनके फेवर में रिग होगा, क्योंकि उन्होंने रिग अ सर्टेन अमाउंट. कुछ तो पीछे होना चाहिए, कुछ तो वोट होना चाहिए. So I mean, that's where I'm coming. That's what I think. I think इमरान खान का दिलचस्प बात ये है कि, and I want to now put this on the PDM a little bit as well, कि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, जो भी रहनुमा बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा. I think this is the biggest slap on their democratic credentials. क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब APSP हुआ था, that was very different, and to a degree, as somebody coming from a more rights-based perspective, वहां उन्होंने give in कर दिया. But this is different because this will come back to haunt you. और जहां already being the financial face of this government, they've lost votes. People will blame them. एक आखिरी कुछ अगर थोड़ा बहुत रह गया था ना, कि चले जमहूरियत में यकीन रखते हैं, कुछ सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं, they're just going to lose that vote as well. So I think PMLN के लिए वोट बैंक है, मगर the struggle right now is कि कहाँ से pieces कर सकते हैं. कुछ उनका केपी में भी है, but I've obviously heard lots of stories about how वहाँ भी उनके structure कमजोर हो गया है. So very much जो इनके गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो कमजोर भी किया गया था और खुद भी कमजोर हुए हैं, ये they've lost space in KP, जहां उनका हजारा में है वोट बैंक अभी भी है, and they've also haven't been able to cash in on Karachi and Sindh. I agree, and to add a couple of things जो आपने कहा, आपने 2008 का जो फॉर्मूले की बात की, उसके अंदर भी लोगों को याद रखना चाहिए कि इनिशियली एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि पीपल्स पार्टी इमर्ज करेगी एज द लार्जेस्ट विनर और द बिगेस्ट पार्टी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मार दिया जाता है. उसका एक सिंपैथी वोट इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है उन इलेक्शंस को. तो ये बात भी अगर हम 2023 में इस फ्रेमवर्क को देखें, तो अगर खान साहब को आप डिस्क्वालीफाई करते हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करके जेल भिजवाते हैं, या जो है कुछ और काम करके जो है खेल खेल के उनको साइडलाइन करते हैं उनकी पार्टी को, तो सिंपैथी वोट का एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर. ये स्टैनली वोलपर्ट की जो किताब है जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान, उसके अंदर भी वो लिखते हैं कि मुजीबुर रहमान और भुट्टो की पॉपुलैरिटी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रमोट किया वो ये था कि पहले उनको जेल में डाला गया और फिर उनको रिहा किया गया. तो जब आप जेल में डाल के किसी लीडर को फिर एंड में रिहाई करना पड़ता है, या तो आप मार दें भुट्टो साहब की तरह, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे सामने है. तो उसका एक कौम के अंदर एक ही इमर्ज एज अ विक्टर, और ये सब कॉन्टिनेंट की हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, तारीख रही है अंग्रेजों के ज़माने से कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है और फिर आप बाहर निकलते हैं तो यूर अ बिगर लीडर. तो एक तो ये है. तो उसके अंदर फिर सोल्यूशन ये बनता है अंबर के आप किस तरह
दीवार पे इस तरह लगाएं कि खान साहब बॉयकॉट का ऐलान कर दें। तो बॉयकॉट पे आई थिंक लास्ट वीक आपने भी कहा था कि टर्नआउट लो हो जाएगा। जैसे हमने कराची में देखा, अल्ताफ हुसैन का वोटर घर पे रहता है क्योंकि अल्ताफ हुसैन कहता है बॉयकॉट करो। तो आप 30% 40% वोटर टर्नआउट पे इलेक्शन करवा लें, उससे कुछ होना नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं बढ़नी, सिस्टम की लेजिटिमेसी कमजोर ही होनी है। और उस पर फिर मईशत के मसाइल वगैरह जो हैं वो एक नई वेव को जन्म देंगे, जिससे फिर आपने डील करना पड़ेगा जिस तरह करते आए हैं, विच इज डेंजरस। जो आखिरी बात जिस पे आई वुड लव टू कमेंट एज वेल, आपने कहा इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर्मी एक्ट, वो हमें ऑलरेडी नजर आ रहे हैं अंबर के। अब पहले आपने शुरुआत की इस कहानी की कि भाई जिन्होंने मे 9 में इन्वॉल्व थे उनके साथ करेंगे। फिर पता मालूम लगने लगा रिपोर्टिंग से, जैसे गार्डियन की रिपोर्ट आई, कि जो नहीं भी इन्वॉल्व थे उनको भी टॉर्चर करके फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, इन्वॉल्व थे उसके अंदर भी टॉर्चर इज रॉन्ग बाय द वे, जस्ट फॉर द ऑडियंस। अब नहीं इन्वॉल्व थे उनको टॉर्चर करके फोर्स किया गया। और अब इस हफ्ते हमने देखा जिब्रान नासिर को उठा लिया गया कराची से, उस पर शोर मचा तो 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया गया। बट दिस इज अगेन एविडेंस ऑफ दैट स्लिपरी स्लोप पाकिस्तान इज ऑन राइट नाउ, कि जिसकी बात आपको पसंद ना आए, उसने ट्वीट किया हो या कुछ और वो काम कर रहे हो, जो भी था, भाई इज ए सिटीजन, दे हैव राइट्स। ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर 15 लोग आके उठा के चले जाएं? इमरान रियाज अभी तक मिसिंग है। अरशद शरीफ के केस का क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा। दे हैड अ गुड टीम विद उमर शाहिद हामिद लीडिंग इट, व्हाट केम आउट ऑफ दैट, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट ओपनली। तो ये एक डेंजरस स्लोप है, एंड अगेन the blame for that at this point in time lies with the PDM, in particular parties like the PML and PPP, जो बड़ी डेमोक्रेसी की बात करती हैं और इस वक्त खामोशी से जो है वो देख रही हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। I mean, देखो, that's the thing where आप space देते रहेंगे for these kinds of human rights violations, there's no end because जाहिर है they're done with impunity. Or I think that this last few years, and I think this has been a climax where it's been increased. I think एक और पार्टी को खत्म करना, जो torture के कुछ कहानियां आ रही हैं, journalists, activists. I mean, how can you justify this? And how can you bring it back, right? And all for what? What is the sort of purpose here? कि आपने एक सियासी जमात को खत्म करना है? I mean, even I will always say कि अगर क्रिएशन या उनको मदद पहले मिली भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसका ये नहीं मतलब उनका अपना वोट बैंक नहीं है. They're not a political party. You know, ये बात at एटलीस्ट times. नून लीग को तो समझ आनी चाहिए। नून लीग की भी Exactly. बर्थ ऐसी, Exactly. जेनेसिस ऐसा ही था कुछ। Exactly. I mean, eventually आप एक political party तो बन जाते हैं. So I think this is not helping anyone but a few people in power, and I think it's just the repercussions of this terrible period are going to be felt for a long time, and I think that goes with the economy, right? And I'd like to segue तो या to that. Budget जो है is expected next week as well. There's been some great reporting on the. I think the idea at the moment is कि अब IMF के साथ अगर deal का तो आपने पहले भी बता चुके हैं. Lots of great अच्छा, commentators have आज आप already. बार बार IMF आप कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा वैसे। हाँ, तीन इसलिए चार क्योंकि दफा अब क्या जिक्र किया करें. है आपने। मैंने कहा कि याद दिला दें, हम भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन here's the thing, we have a budget coming up. We have a finance minister who has he's ups and downs, आंखें दिखाकर पीछे हटकर दावे करके बार बार, I sort of reached the end of my tether here with him. Then we had आज इस हफ्ते करेंसी जाहिर है उसका, हमारा पाकिस्तान डॉलर जो है उसकी कीमत चढ़ गई अचानक से. So could have sort of unpack it for us a little, because I'm trying to understand. जहां तक मुझे समझ आ रही है कि IMF अब next government negotiate करेगी, which is a new deal. This one is going to be allowed to lapse. This is going to be a tough budget for people, unless with an eye to the election कुछ बेवकूफियां करें जिससे कोई मामला हल नहीं होगा. And third, what happened with the currency? जी, तो करेंसी से स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो लास्ट वीक जो है नेथन पोर्टर और IMF ने कहा कि मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी मार्केट का भी जिक्र किया। और वो जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस वक्त तक एक गैप नज़र आ रहा था इंटर बैंक मार्केट में, जो कि जिसपे आप LCs वगैरह खोलते हैं, और ओपन मार्केट में जिसमें आप या मैं मनी मार्केट एक्सचेंज पे जाके जो है वो पैसे उठा सकते हैं।
तो वो गैप बढ़ रहा था, विच मीन्स दैट समहाउ दिस गैप नीड्स टू बी एड्रेस। टिपिकली गैप एड्रेस होता है, इंटर बैंक रेट जो है वो आगे चली जाती है ओपन बैंक रेट। तो अगर इंटर बैंक 285 पर है तो वो 310 315 तक जाए, अगर ओपन ओपन मार्केट का वो रेट है। तो ये तो कहानी थी पिछले हफ्ते की। इस हफ्ते जो है इन्होंने पॉलिसी चेंज की जिसपे अलाउ किया बैंक्स को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पे, पहले वो ओपन मार्केट से डॉलर्स उठा रहे थे, अब उनको इजाज़त दी गई कि वो इंटर बैंक से उठा लें। तो वो गैप क्लोज कर दिया गया। अब ये मेरे नज़दीक एटलीस्ट उस पर दो तीन गलत बयानियां हुई। मलिक बुस्तान साहब गए, उन्होंने पता नहीं कोई बड़ा सा नंबर दिया कि इतने मिलियन डॉलर दिन के वो उठा रहे हैं। मैंने और अमार खान ने फिर डेटा देखा, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट किया जाता था एक ज़माने में इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो उससे जब हमने बैक ट्रैक किया तो मालूम हुआ कि एटलीस्ट 10x ओ एग्जैजरेशन, 10 गुना एग्जैजरेट कर रहे थे कम से कम मलिक बुस्तान साहब के नंबर क्या है। तो पहली बात तो ये गेम खेली गई। गेम क्यों खेली गई? क्योंकि आपने दिखाना था आईएमएफ को कि गैप हमने नैरो कर दिया है। अगर आप कराची में लिसन जो सुनने वाले हैं वो पाकिस्तान में हैं, वो जाके चले जाएं और कहें मनी चेंजर को कि भाई मुझे 285 या वट एवर द रेट इज, उस पर दे दो $10,000, आपको नहीं मिलेंगे वो $10,000। इसका मतलब क्या है कि उस प्राइस पे कमोडिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो प्राइस ठीक नहीं हुई ना उस चीज की। इस बेसिक इकोनॉमिक्स 101। तो ये तो करेंसी मार्केट की साइड है। आईएमएफ की फिर रिपोर्टें आई कि अगली गवर्नमेंट करेगी, अब तो टाइम भी नहीं है, जून 4 हो चुकी है, जून 30 को ये प्रोग्राम वैसे ही ख़त्म होना था, तो उसके पैसे जो हैं वो बजट हमें देना है, तो उसके बाद ही बात करेंगे। तो अब बजट की जो बात चल रही है वो ये है कि पीएसडीपी का बजट जो है वो तकरीबन 950 अरब रुपए तक होगा शायद, तो इजाफा करेंगे उसके अंदर। मैं सुन रहा हूँ कि सैलरीज में भी एक अच्छा खासा इजाफा होगा। तो व्यू ये आ रहा है कि ये एक रिलीफ ओरिएंटेड बजट होगा जिस पे खर्चे किए जाएंगे अवाम की सपोर्ट जीतने के लिए। और उस सपोर्ट जीतने की वजह से शायद वोट मिल जाएं, शायद ना मिलें, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल जो हमें नजर आएगा 2 से 3 महीने के अंदर, वो आने वाली हुकूमत जाने, आईएमएफ जाने और खुदा जाने और पाकिस्तान के अवाम जाने। ये स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है बजट की। आई मीन आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। अगर कोई कह रहा था कि इलेक्शंस अब होंगे या नहीं होंगे, आई थिंक गिवन द इवेंट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना, इन इलेक्शन ओरिएंटेड बजट, ये जो किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, इसका ये भी मतलब है कि शायद कल दम भी ना करें इमरान खान की ट्रायल। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि इलेक्शंस होंगे। और मुझे दैट्स लगता है कि उनके दिमाग में ये बात भी आ चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी टर्की में भी थे, एर्दोगान वहां जीत गए 80% इन्फ्लेशन के बावजूद, जो है उन्होंने बड़ी सेकंड रन ऑफ के अंदर आसानी से वोट लिए। तो उनको वो ये नहीं भी पता। सोच रहे हैं कि हम भी शायद कर लें कुछ खर्चा करके, जो है अवाम हमें माफ कर दे, महंगाई तो है लेकिन रिलीफ भी हमने दी है अवाम को। हाँ, अर्दवान के बारे में भी यही कहते हैं कि चलो उसने कम से कम सड़क तो बनाई। बिल्कुल, एयरपोर्ट बनाए, सड़क बनाई, बाकी सारे काम किए। तो मुझे लगता है वो उनके मुंह में पानी आ गया ये देख के कि अगर और आप एर्दोगान देख पाशा लें कर सकते हैं तो और आप हम ये भी। भी देखें कि अर्दोगान ने और कुछ किया, क्या किया जिसकी वजह से, and let's also bear in mind that there was a very small difference between him and the opposition, right? 4 points का था. But still he also has a majority of the media in his control. ये जो हम बार बार कहते हैं इमरान खान के ख्वाब थे वो अब इस वक्त पूरे हो रहे हैं। मीडिया अंडर कंट्रोल था, सिविल सोसाइटी अंडर कंट्रोल, एनी ऑपोजिशन। ओवरसीज टर्क्स भी अंडर कंट्रोल थे लेकिन वो तो आई कंट्रोल में मीन नहीं आ रहे। वो यहाँ कंट्रोल में नहीं है, मे बी। सो आई मीन आई थिंक मे बी यस देयर होपिंग जो इमरान खान का ख्वाब था वो शायद शहबाज शरीफ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेटेजी। देखते हैं बजट में एग्जैक्ट अनाउंसमेंट्स क्या होती है, बट मेरा काफ़ी टाइम से एक व्यू रहा है कि ये एक ऐसा बजट होगा जो ना आईएमएफ को पसंद आएगा ना मेरे जैसे लोगों को हम्म। पसंद आएगा। लेकिन इस वक्त सियासत के लिए आवाम उन्होंने को बजट पसंद है। आवाम को थोड़े टाइम के लिए पसंद आए। जैसे वो, अगर मैं आपको अच्छी सी पुड़िया दे दूं आपको पेन से डील करने के लिए, ओपीएम की ओपियोइड्स दे दूं, तो आपको मज़ा तो बड़ा आएगा, लेकिन अगले दिन उल्टियां भी अच्छी खासी होंगी जब उसका नशा उतरेगा। तो ये वो वाली कहानी लग रही है। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग, अंबर, जस्ट वन लास्ट पॉइंट ऑन दिस। पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन सालाना 30 से 35 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। तो आप ये बजट ले भी आए या कुछ और भी कर लें,
फंडामेंटल इशू स्टिल रिमेन्स। वो डॉलर की खपत का जो मसला है वो बढ़ता चला जाएगा और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आना नामुमकिन सी बात है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द बिटर ट्रूथ फॉर द लिसनर्स। तो अगर आपको अगले हफ्ते या अगले 10 दिनों में हेडलाइन पढ़ के या ट्वीट्स देख के कोई उम्मीद आने लगे, तो ये बात याद रखें कि ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड उम्मीद होगी, क्योंकि फंडामेंटल इशू ठीक किसी ने नहीं किया, ना उस पर सोचा है अभी तक। Uzair, you know what you are? You're a party pooper, and I'm going to leave it at We that. can leave. Let us have opium. We need it. What a terrible year it's been. हमें कुछ कहीं से तो नशा ही खुशखबरी दे आए। दो सस्ता। हर रोज हाँ सस्ता नशा ही दे दें। हर रोज बुरी खबर, हर रोज बुरी खबर। अच्छा आगे बढ़ते हैं बुरी खबर से। I think winners and losers, or would you like to, I mean, I want to say that my loser, and I only have one loser, Well, and I before know we I'm go to that, just really quickly, we touched on this early on. India में बहुत बुरी train tragedy हुई है. I watched some of the videos. It was really, heart-wrenching very to see difficult what year. happened. उसकी videos भी आई कि उस ट्रेन में कितने लोग पैक्ड थे, किस तरह से पैक्ड थे। उस पे उनके मिनिस्टर ने कहा इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या वजह थी उस पे अभी थोड़ी सी खबरें आई हैं। आई हैवंट फुली कॉट अप विद दैट, I बट believe that अभी तक यही कह रहे थे कि एक जो 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 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है वो फेलियर उसका उसका हुआ था, या which is what tends to happen a lot in train accidents in our part of the world as well. जहाँ signal का issue होगा, there may be just one sort of part of it that goes wrong uh, because of electronic failures or human failures. Yeah, and wish thoughts and prayers for all of the people who've been impacted by this. It's a tragedy. मैंने कुछ videos वो भी देखी, और again which was similar in the sense that अफसोस यही होता है कि हमारे रीजन के अंदर जिंदगी की कीमत क्या है। एक वीडियो थी जिसपे वो बेसिकली लोगों की जो मुर्दा लाशें थी उनको उठा के ट्रक में ऐसे डाल रहे हैं जैसे आप भेड़ बकरियों को डाल रहे हैं, विच वॉज हार्ट रेंचिंग के यार इनका इतनी बुरी डेथ हुई है, एटलीस्ट गिव द डेड सम रिस्पेक्ट। बट अगेन हमारे यहाँ जैसे मुल्क में, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादातर गरीब लोग सफ़र करते हैं, तो उनकी जान की कीमत वैसे ही सस्ती होती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो भी देखने को मिला। But again, very tragic situation in India, and at least for me, thoughts and prayers for everybody who's been impacted by that. And I hope that those things stop happening in our part of the world. Yes, yeah, Pakistan में भी कई train accidents भी होते रहे हैं, not on the scale of course, and then again generally very old systems that are in place. This seems to be something similar. I think the rescue efforts अभी भी चल रही हैं. But yeah. So winners and losers. You had a loser. आप पॉप I कल्चर have की तरफ जाने वाली थी इस हफ्ते। नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि इस वक्त मुझे जो एंटरटेनमेंट फील्स हुई थी जब उस्मान बुज़दार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वो दैट बीट एनी काइंड ऑफ pleasure that I got from any of those dark Netflix dramas that I've been watching at the moment. So I'm sorry, but my loser is Usman Buzdar, and I'm going to leave it at that. I have no winners. I You have have no no winners. winners. Well, I'll give you two winners आप then, मुझे Amber. अच्छी खबर नहीं देते हो ज़ैर, ये आपकी ये अमेरिकन साजिश है। um, गलती। जो विनर्स हैं इस हफ्ते, मेरे दो विनर्स हैं अंबर। अगेन स्टिकिंग टू द पॉप कल्चर थीम, इफ यू हैवंट वॉच्ड द टीवी सीरीज द हार्ड, which is Amazon Prime पर है। It's a serial crime drama set in Rajasthan, India. One of the leads is a female cop, जो कि एक छोटी जात से उनको दिखाया गया है, but she's basically मुंह में आपके if you talk back to her she will slap back at you type of a character. तो वो एक सीरियल किलर है जो कि औरतों को जिनकी शादी नहीं हुई थी उनको मर्डर करता है। तो उसके बारे में है कि उसको किस तरह पकड़ा जाता है राजस्थान के अंदर। अमेजिंग शो, ब्रिलियंटली डन। आई रियली एंजॉयड इट, वॉच्ड इट अ कपल ऑफ वीक्स अगो। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो था सक्सेशन का फिनाली था, और उस फिनाली पे बहुत लोगों ने बहुत बात की। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट I डू believe वॉच दैट सीरीज। व्हाइट हाउस के जो तर्जुमान थे उन्होंने भी कुछ जिक्र किया था कि गो एंजॉय वाचिंग द व्हाइट सक्सेशन। हाउस की एक ब्रीफिंग चल रही थी संडे शाम को, तो जब ब्रीफिंग खत्म हुई तो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था।
and enjoy the finale of Succession. So, brilliant ending to the show. I think it's worth a watch, and it's worth a watch primarily, I would say, not just because of the plot line. Plot line तो fascinating है, but uski jo writing hai, the zingers, the one-liners, the way it sort of gets into some of the hypocrisy of modern corporate America and elite America is just amazing. So kudos to HBO for giving us yet another iconic drama Also, in a can I just long say, list of shows that they have. yeah, but also can I just say कि it's just so satisfying when a great series ends well. Because recently when I think about it, there are a lot of series that I feel like I watched. I think Uneven Satha. I watched Beef. I thought the ending was good. Some people didn't agree with I it, haven't even though I finished feel, it yet. yeah, okay, so I'm not going to say anything. But also, when I think about Game of Thrones and the whole sort of ending, there's a lot of series and shows that just don't end in a satisfying way. You feel like it's lazy writing, so it's good to see that अच्छी quality writing continues to the end. Yeah, and it sticks true, right, to the whole, एक temptation मेरे ख्याल में होती है इन तरह के shows में कि आप एक Yeah. feel good note पे end करें. और वो फिर अगर कहानी उस तरफ नहीं जा रही तो आप उस तरफ खींचने की करेंगे तो मजा नहीं आएगा. तो I think that's very important as well. So I think we've been in a golden age of content thanks to multi-billion dollar, corporate titans willing to invest in content, whether it's Apple or Amazon or Netflix, etc. But I think HBO, despite its sort of reduced stature, still is capable of producing some amazing, amazing stuff. But as I said, the hard is evidence के क्योंकि Amazon, Netflix टाइप की बड़ी मार्केट्स या ग्रोइंग मार्केट सब कॉन्टिनेंट में है, तो हम बहुत जबरदस्त कंटेंट देख रहे हैं, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया. एंड आई विश Well, पाकिस्तानी ड्रामा जो इतने मशहूर हैं वो भी जरा उस लेवल पे आए. Well, actually, there's been a few dramas that have actually sort of really caught the public imagination. I think Tere Bin is one of them. But I will say कि यहाँ Pakistani जो entertainment industry है, they have actually tried to go to these platforms. Like in those platforms haven't been biting or interested because of market size. Yeah. So I think there's a lot more that needs to be done. There's speaking of serial killers, I haven't watched it yet. Like in Javed Iqbal, the serial killer, उसकी film censorship और बहुत मुश्किलात के बाद उसकी भी रिलीज होनी है. So that ये should भी be एक बड़ा interesting. मसला है अंबर, सेंसरशिप का, क्योंकि वो होल्ड बैक But then करता है, बट that's अगेन. why streaming platforms, right? That's an option. कि आप I think ये जो तीन चुड़ैलें थी इन्होंने they went with Z India, and that obviously it was a successful series. लेकिन उसका मसला हो गया with obviously Pakistan and India politics. But that's where you have a little more creative freedom as well. Yeah, I agree. And I think, again, Netflix और इन प्लेटफॉर्म्स के लोगों को थोड़ा सा मार्केट को असेस करना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्ट की मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स ग्लोबल एंड इट्स 1+ billion eyeball market in the sense that all of the subcontinent watches each other's culture. You cannot stop that from happening. पाकिस्तान में इंडियन मूवीज अभी तक चलती हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं, और इंडिया में अभी तक राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो जाए तो वो सोल्ड आउट ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें उसके बारे में. Yeah, and certain dramas have been very popular in India as well. Yeah. But आपने इतनी अच्छी बातें की कि मैं I've decided I'm going to make my winner of the week the mango. उसका सीजन शुरू हो गया है. And it's the one great thing about the long hot Pakistani summer, and it's one of my favorite fruit ever. मेरे पास 12 डब्बे जो हैं वो सिंदरी के पड़े हैं, अंबर दोस्त के पास पड़े हैं. तो अभी मैं डेलावेयर से वापस डीसी जाऊंगा तो वो मुझे पिक करने हैं मैंगो डिप्लोमेसी के लिए. तो डीसी में Mango लिफाफे कम, आम की पेटियां जो है इस हफ्ते जो है लिफाफों की बजाय आम की पेटियां दी जाएंगी लोगों को. Yes, they've begun. They've started to come. पेटियां भी आनी शुरू हुई है. I mean, yeah, I have to admit that I live for the Pakistani summer, the mango, in the Pakistani summer. And anytime I've been away from Pakistan in the summer, I have actually, this is the one thing that I missed. So. Yeah, I've missed it forever, and maybe I don't know, you obviously would have similar stories from your childhood. जब मैंगो का सीजन आता था तो घर पे एक पूरा ट्रक आता था कोई 50-60 पेटियों का. और वो क्योंकि हमारे इलाके में मोहल्ले में a lot of my extended family also lived there. So my dad would basically pool all of the orders from the extended family.
और फिर हमारे एक दोस्त का फार्म है, अभी भी मैंगो फार्म्स हैं, तो उनके फार्म से जो है वो ट्रक आता था, और वो जिस दिन ट्रक आता था उस दिन आपको जो है मोहल्ले के कोने से जो है आम की खुशबू आना शुरू हो जाती थी घर की तरफ की। और फिर हर कोई So, आके घंटी बजा रहा होता था कि मेरी 5 पेटियां हैं, मेरी चार मेरी वाली पेटियां हैं। बेटी कहाँ गई? नहीं, ये हमारे घर में ऐसा नहीं होता था। मेरी नानी मुझे बताती थी प्री पार्टीशन ऑब्वियसली, कि जब बचपन में, एंड देन दे वर इन इंडिया, व्हाट इज नाउ इंडिया ऑब्वियसली, कि वहां जब बाल्टियां भर के जो आम, पेटियां तो होती थी लेकिन उनको ठंडे पानी में डाल दिया जाता था, बाल्टियों में डाल दिया जाता था ठंडा करने के लिए। और कहती थी वी वर सो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि जरा सा कुछ खराबी होती थी हम यूं फेंक देते, कैसे ये तो नहीं हम खा सकते। और हम्म। सो यस, ये जो गालिब ने अपने शहाना। खतूत के अंदर जो है वो ये शाहाना अंदाज की बात भी की है, गालिब ने भी। और इंस्टाग्राम रील्स पे भी मैं देख रहा था कल, 2-3 आम की जो है वो वीडियोस अच्छी तरह क्यूरेट की गई, बनाई गई हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी डिलीवरी जो आनी थी, अगेन फॉर अब दोज ऑफ यू हु डोंट, मे बी यू डोंट नो दिस, तो यहाँ बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है अंबर आम लाने का पाकिस्तान से ह्यूस्टन जाते हैं। ह्यूस्टन में एक रेडिएशन फैसिलिटी है जहाँ उनकी जो है ट्रीटमेंट होती है, और उसके बाद वो दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं। तो द ऑर्डर आई प्लेस्ड केम विया ह्यूस्टन टू रेगन एयरपोर्ट इन अ कार्गो फ्लाइट, लेकिन वो वाह। कार्गो फ्लाइट जुम्मे की शाम को आई थी। तो हफ्ते की सुबह मुझे स्टोर का फ़ोन आया कि आपके आम हमारे स्टोर पे मौजूद हैं। मैं उधर नहीं था, तो फिर मैंने दोस्त को कहा कि यार एक काम करो, तुम जाके 12 पेटियां उठाओ, एक तुम रख लेना या 2 तुम रख लेना, 10 मेरे लिए छोड़ देना, तो मैं इतवार की शाम को जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे से ले जाऊंगा। तो उसने कहा आम आ गए हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल आम आ गए हैं। तो तो जो है वो ब्राइब दे के जो है आम It was a पिकअप किए wonderful गए। piece. It was actually a wonderful piece, and I'm forgetting which magazine, and the name of the piece a few years ago was actually on अमेरिका में आपके पास मैंगो बूटलेगर होने की जरूरत होती है. So, बिल्कुल। find that piece maybe again, and if you want to post that link, because it was तो very instructive. यूरोप में आपको फिर भी मिल जाते हैं पाकिस्तानी आम. मेरे पास मैंगो बूटलेगर तो नहीं है, लेकिन एक रिलायबल वेबसाइट मिल गई है और वो डायरेक्ट सोर्स करते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे पहले कि लोग पूछना शुरू करें कि हमारी भी 3-4 पेटियां करवा दो। तो आप वहां से ऑर्डर कर लें। क्वालिटी, बल्कि मैं वेट करता हूँ, लेट मी ट्राई देम एंड देन आई विल से वेदर यू शुड ऑर्डर इट फ्रॉम देयर और नॉट, बट दे कम डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म। सो ऑन दैट हैप्पी नोट, आई गेस हैप्पी मैंगो सीजन। और मैं इंजॉय Yes. करूंगा आज शाम को सिंधरी आम, जो कि मेरे फेवरेट हैं। आपके कौन से फेवरेट हैं वो भी बता दें, एंड देन वी कैन रैप अप द शो। Yeah, Chausa, by the way. कौन सा? But I'm ओके, having वेल देयर Sindri. यू गो। It's fridge में ओके, इस वक्त Sindri. सिंदरी पड़े हुए हैं, व्हिच बाय द वे आई वाज सरप्राइज दिस ईयर कि जल्दी आ गए। सिंदरी यूजुअली समर में Yeah, देर से आते हैं, लेकिन yeah, but क्लाइमेट चेंज। climate change. ऑलराइट, ऑन दैट नोट, एंजॉय द मैंगोज, एंड with that we'll see you next week. खुदा हाफिज।